नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 15 बहुलक, इसकी हम 2 क्लासेज पढ़ चुके हैं। उन क्लासेज में हमने जाना कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये एकलक इकाइयों से किस प्रकार मिलकर बनते हैं। हमने बहुलक के वर्गीकरण के बारे में जाना कि बहुलकों को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें स्रोत के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको हम श्रृंखला वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्गीकरण सीखा। फिर हमने जाना कि किस प्रकार से बहुलक का निर्माण किन किन क्रियाविधि के द्वारा होता है, जिसमें आयनिक क्रियाविधि और मुक्तमूलक क्रियाविधि मुख्य हैं। उसमें हमने मुक्तमूलक क्रियाविधि के बारे में जाना। यह 3 पदों में संपन्न होती है, जिसमें श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, श्रृंखला को सतत बनाए रखने वाला पद और श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के बारे में जाना जो योगज बहुलक होते हैं। इसमें हमने पॉलीथीन के बारे में जाना कि 2 प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से बनती हैं। हमने एक्रेलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से पॉली एक्रेलोनाइट्राइल बनता है, वह भी सीखा। इसके अलावा हमने संघनन बहुलक के बारे में जाना और हमने देखा था कि हम 3 प्रकार के संघनन बहुलकों का हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें पहला था अमाइड के बारे में कि ये पॉलीअमाइड किस प्रकार से बनते हैं, पॉलीएस्टर किस प्रकार से बनते हैं, उसको भी हमने सीखा था। और साथ में फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में हमने जाना था, जिससे बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो ये 3 प्रकार के कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम पढ़ चुके थे। इस वाली क्लास में हम चौथे प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक पढ़ेंगे। इसको मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। इसके अलावा हम रबर के बारे में पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक बहुलक है, जो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, उसकी संरचनात्मक इकाई क्या है, इसको आइसोप्रीन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि इसका बहुलकीकरण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण बहुलक हैं, उनके क्या उपयोग हैं और उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। रबर को और अधिक उपयोगी बनाए जाने के लिए इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है या इसका वल्कनीकरण किस प्रकार से करते हैं, सल्फर किस प्रकार से इसे क्रॉस लिंक से जुड़ जाती है, वह भी हम जानेंगे। तो चौथे प्रकार का ये कंडेंसेशन पॉलीमर है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यह मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलकन से प्राप्त होता है। इससे ना टूटने वाले बर्तन या अनब्रेकेबल क्रॉकरी का निर्माण किया जाता है। ये मेलामीन है। मेलामीन का जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कंडेंसेशन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है, और जब इसका आगे पॉलीमराइजेशन करते हैं तो मेलामीन पॉलीमर बन जाता है। मेलामीन पॉलीमर किस में काम आ रहा है? आपने देखा होगा अपने घर में कई प्रकार की ऐसी प्लेट, कप वगैरह होते हैं जो टूटते नहीं हैं गिरने पर भी। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी या ना टूटने वाले बर्तन किसके बने होते हैं? मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बने होते हैं। सह बहुलकन, सह बहुलकन वह अभिक्रिया है जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलकों के मिश्रण पर बहुलक प्राप्त होता है। सह बहुलकन केवल श्रृंखला वृद्धि बहुलकन नहीं है, साथ में पदस्य वृद्धि बहुलकन भी होता है। इसकी बहुलक श्रृंखलाएं प्रत्येक एकलक की कई इकाइयों से मिलकर बनती हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। ये कोपॉलीमर है, ये स्टाइरिन है और ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन का 75% और स्टाइरिन का 25% ये आपस में मिलते हैं और स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बना लेते हैं। SBR कहते हैं इसको। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन कैसे बना कि जब N मोल्स इसके लेंगे, N मोल्स इसके लेंगे, तो ये स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर या SBR बन जाता है। सह बहुलकों के गुणधर्म सम बहुलकों से काफ़ी भिन्न होते हैं। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन बहुलक अत्यधिक कठोर है। यह प्राकृतिक रबर का उत्तम विकल्प है। SBR ये मोटर टायर बनाने में काम आता है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर या ऑटोमोबाइल्स के जितने भी टायर्स हैं, कार के, स्कूटर के, इन सब के बनाने में काम में लेते हैं। फर्श की टाइलों के बनाने में, जूतों के घटकों यानी उसे कंपोनेंट्स बनाने में, केबल में रोधन पदार्थ के रूप में यानी इंसुलेशन में किया जाता है। प्राकृतिक रबर, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। एक पेड़ है जिसका नाम है हेविया ब्रेसिलेंसिस। इस हेविया ब्रेसिलेंसिस के तने पर जब चीरा लगाते हैं तो उसका लेटेक्स निकलता है, एक दूध जैसा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं।
इस लेटेक्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें अधिकांशतः जल होता है और बाकी कुछ मात्रा में रबर होती है। फिर इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं, उससे ये लेटेक्स का कोएगुलेशन हो जाता है और जल में उसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। यह लेटेक्स रबर की छालों से प्राप्त करते हैं और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ये 2 पोजीशन पर आप देखें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसको आइसोप्रीन भी कहते हैं, ये इसकी एक मोनोमर यूनिट है। तो जब 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन या आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होती है और पॉली आइसोप्रीन ही रबर है। एक और बात को जानें कि ये जब आइसोप्रीन यूनिट हैं, ये 2 प्रकार से आपस में जुड़ सकती हैं। या तो ये सिस रूप में आपस में जुड़ सकती हैं या ट्रांस रूप में आपस में जुड़ सकती हैं। या तो ये सिस में जुड़े या ट्रांस में। ट्रांस में जब जुड़ती हैं तो उसको गटा पार्चा या फिर बलाटा भी कहते हैं। इसमें विभिन्न श्रृंखलाएं एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल अन्योन्य क्रिया द्वारा जुड़ी रहती हैं और कुंडलित संरचना बना लेती हैं और इनको बल लगाने पर खींचा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, आप याद होगा हमने इसको क्लास में पढ़ा था कि ये इलास्टोमर्स है या प्रत्यास्थ बहुलक है। अब आप ये देखिए, यहाँ ये आपस में, जैसे ये CH3 है, यहाँ देखिए CH2, ये इसकी ट्रांस पोजीशन पर आ गया, इसकी ये पहले वाले CH2 जुड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जुड़ रहा है, ये ट्रांस पोजीशन से जुड़ रहा है। और ये हो सकता है यदि इसी से जुड़ता तो ये सिस पोजीशन भी हो जाती। तो सिस ट्रांस दोनों तरह से इसका एडिशन हो सकता है, आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में जुड़ सकती हैं। अब ये जो रबर हमें मिली, जो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से मिलती है या प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इसकी एब्रेसिव स्ट्रेंथ या घर्षण क्षमता बहुत कम होती है। ये क्या है, बहुत जल्दी घिस जाती है। तो क्या करना पड़ता है, और इसमें साथ साथ कि ये बहुत सारे रिएजेंट से भी ये अभिक्रिया कर सकती है, तो इसमें सल्फर डालते हैं। सल्फर जब इसमें मिक्स करते हैं तो इन इकाइयाँ जो लंबी श्रृंखला बन रही थी उनके बीच में सल्फर एक तिर्यक बंध द्वारा जुड़ जाता है या क्रॉस लिंक बना लेता है। उससे इसकी एब्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या इसकी घर्षण क्षमता बढ़ जाती है। तो वो जो टायर बनाने में काम आती है वो इतनी आसानी से ये घिसते नहीं है। तो प्राकृतिक रबर को जब उच्च ताप पर नरम और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है और उच्च एवं जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है और ऑक्सीकरण अभिकर्मकों के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। इस प्रक्रिया में परिष्कृत रबर को सल्फर और उपयुक्त गिलों द्वारा 373 से 415 केल्विन के मध्य गर्म किया जाता है, जिसके से भौतिक गुणों में सुधार जाता है। मुख्यतः इसके एब्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वल्कनीकरण से द्विबंधों की अभिक्रियाशीलता स्थितियों पर सल्फर एक तिर्यक बंध के रूप में जुड़ जाती है, जिससे ये रबर कठोर हो जाता है। टायर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंध के रूप में किया जाता है। अब देखिए वल्कनीकृत रबर बना कैसे। ये वही आइसोप्रीन यूनिट है, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती चली जा रही हैं और इसमें ये जो डबल बॉन्ड यहाँ जो बीच में आया था उससे सल्फर जुड़ जाएगा। तो सल्फर यहाँ भी जुड़ सकता है, सल्फर ऊपर और नीचे की तरफ भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से सल्फर जब इससे क्रॉस लिंक से जुड़ जाएगा तो कैसे कहते हैं, रबर का वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये भी एग्जाम में आता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, तो यह भी आप ध्यान से पढ़ लें। ये तो थी प्राकृतिक रबर की बात। अब करेंगे हम संश्लेषित रबर की बात। संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर की तरह बहुलक है, जो अपनी लंबाई से दुगने तक इसे खींचे जा सकते हैं। तथापि जैसे ही बाह्य तनन बल मुक्त करते हैं, यानी हम आरोपित बल को हटाते हैं, तो पुनः कुंडलित संरचना हो जाती है और वो मूल आकृति और आकार में वो लौट आते हैं। इस प्रकार संश्लेषित रबर या तो 1,3-ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्न का सहबहुलक है या 1,3-ब्यूटाडाइन के अलावा और कोई पदार्थ मिलाकर भी इन्हें बनाया जा सकता है। इसका पहला उदाहरण नियोप्रीन। नियोप्रीन अथवा पॉलीक्लोरोप्रीन तो किससे मिलकर बनेगा, ये क्लोरोप्रीन से मिलकर बनेगा। 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो नियोप्रीन बनता है। नियोप्रीन एक रबर है, या हम कहें कि जो प्राकृतिक रबर है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसका एक प्रतिस्थापी के रूप में काम में ले सकते हैं, जिसमें इसकी अपघर्षण क्षमता रबर की तुलना में अधिक होती है। इसमें वनस्पति और खनिज तेल के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग वाहक पट्टे बनाने में, गैस्केट बनाने में और हॉस पाइप बनाने में किया जाता है। दूसरा है ब्यूना एन। ब्यूना एन कैसे बनेगा,
कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल को आपस में मिलाएंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल ये जब आपस में मिलेगा तो ब्यूना एन बन जाता है और यह परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। इसका उपयोग ऑयल सील को बनाने में, टैंक के नीचे जो लाइनिंग या अस्तर बनाने में काम में लेते हैं। यह पेट्रोल, स्नेहक तेल और कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोधी है और इसका अस्तर बनाने में उपयोग किया जाता है। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, इसको समझने की कोशिश करें। देखो कि हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कई प्रकार की यूनिट आपस में जुड़ी हैं, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी अलग अलग है। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के रूप में निकाला जाता है या औसत आणविक द्रव्यमान के रूप में। ये भी दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यानी कि संख्यात्मक औसत अणुभार, और दूसरा होता है भारात्मक औसत अणुभार जिसको वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। क्यों? अब जैसे मानो मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं, एक मोनोमर यूनिट है, उस मोनोमर यूनिट की 20 इकाइयां आपस में जुड़ी हैं और उस मोनोमर यूनिट का जो अणुभार है वो 50 है। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, 20 यूनिट 50 है। दूसरा वाला एक और यूनिट है जो वो मोनोमर यूनिट है, उसका हम के अणुभार है 100, उसकी 25 इकाइयां आपस में मिली हैं और ये मिलकर बना रहे हैं पॉलीमर। तो पहले वाले हमने कहा 20 यूनिट 50 मॉलिक्यूलर वेट, तो हम कहेंगे 20 × 50 प्लस दूसरा हमने कहा कि 50 यूनिट और 100 मॉलिक्यूलर वेट, तो 50 × 100 और अपॉन जितने भी नंबर है, एक के हमने कहा 20, एक के 50, तो नीचे आ जाएगा 20 + 50। तो mn बार बराबर क्या हो गया, n1 m1 प्लस n1 m2 अपॉन n1 प्लस n2। इसका मतलब पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स है उनका अणुभार क्या है, n1 m1 प्लस n2 m2 दूसरे प्रकार की मोनोमर यूनिट, उसका कितनी संख्या है और उसका अणुभार कितना है, अपॉन कुल कितने प्रकार की यहाँ पर मोल उपस्थिति यानी कि n1 प्लस n2। इससे निकल जाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और इसी प्रकार से वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या भारात्मक औसत अणुभार भी निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला है mw बार बराबर n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस n3 m3 स्क्वायर अपॉन n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। तो इस प्रकार से हम वेट इसका निकाल सकते हैं। बाकी जो पदार्थ होते हैं उसका हम सीधे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, लेकिन पॉलीमर के केस में हमें औसत अणुभार निकालना होता है। एक और बात यह मैं यहाँ करना चाहूँगा कि पॉलीमर में दो प्रॉपर्टी और है, एक कहलाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और एक कहलाता है फ्लो टेम्परेचर। तो कोई एक पॉलीमर है, कोई एक बहुलक है, जिस ताप पर या उस ताप से नीचे वो जमकर ठोस हो जाए और भंगुर हो जाए, ब्रिटिल हो जाए, कैसा हो जाए, ब्रिटिल या भंगुर हो जाए, तो वह ताप क्या कहलाता है, उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर या कांच संक्रमण ताप कहलाता है। और वह ताप जिसके ऊपर पॉलीमर फ्लो होने लगे, बहने लगे, विस्कस होने लगे, तो वो उसको हम कहते हैं फ्लो टेम्परेचर। तो एक TG एक TF है, वह ताप जिसके नीचे वह कांच के समान भंगुर हो जाए तो वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, कांच संक्रमण ताप। ये भौतिक गुण है सब पॉलीमर के। और उसके ऊपर जिसके ऊपर वह एक द्रव के रूप में बहने लगे वो उसका फ्लो टेम्परेचर या प्रवाह ताप कहलाता है। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, बहुलकों के गुण उनके आणविक द्रव्यमान, आकार और संरचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। बहुलक श्रृंखला की लंबाई उनके संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में एकलकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस प्रकार बहुलक प्रतिदर्श में विभिन्न श्रृंखलाओं की क्या उपस्थिति है, उनका आणविक द्रव्यमान कितना है, उसको हमेशा एक औसत के रूप में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें mn बार देखना है तो n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस m2। अब ये भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा इनको ज्ञात कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैव निम्नीकरण बहुलक। देखो बहुत सारे ऐसे बहुलक हैं जो बना तो लिए हमने, लेकिन समस्या क्या है कि उनका डिग्रेडेशन आसानी से नहीं होता, तो उनका निम्नीकरण आसानी से नहीं होता है, वो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं और वो एक हमारे लिए समस्या बन जाती है या प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो अब वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर जाने लगा है कि ऐसे पॉलीमर का निर्माण करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो जैव आसानी से निम्नीकृत हो जाएं, ऐसे बहुलकों का निर्माण किया जाने लगा है। सामान्य जानकारी और बहुलक ठोस अपशिष्टों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए संश्लेषित निम्नीकृत होने वाले बहुलक बनाए जा सकते हैं। एलिफेटिक पॉलिएस्टर और जैव निम्नीकृत बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक जो बनाए गए हैं
जो जैव निम्नीकृत हो जाते हैं उनमें से पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, जिसको PHBB कहते हैं। इसके अलावा नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये वो उदाहरण है जो बायोडिग्रेडेबल है। पहला है जिसमें पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट या PHBB, यह 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सहबहुलकन से प्राप्त होता है। ये 3 हाइड्रोक्सी, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि 4 कार्बन है, और इसी तरह से ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो PHBB बन जाता है। ये जैव निम्नीकृत होने वाला बहुलक है। इसका उपयोग पैकेजिंग में, अस्थियों में प्रयुक्त होने वाली युक्तियों में, औषधों के नियंत्रण मोचन में काम आता है। पर्यावरण में इसका निम्नीकरण हो जाता है। दूसरा है नायलॉन 2, नायलॉन 6, यह ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यह पॉलीमाइड है और जो निम्नीकृत हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं और उनको किस प्रकार बनाया जाता है, उनकी मोनोमर यूनिट क्या हैं और साथ में उनके यूजेस क्या क्या हैं। अब जैसे हमने प्रोपीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। इसकी संरचना 3 कार्बन हो गए प्रोपीन। इसका उपयोग रस्सियों को बनाने में, खिलौने बनाने में, पाइप बनाने में और रेशे बनाने में होता है। स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीस्टाइरीन बनता है, या हम कहें स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का एकलक स्टाइरीन है। ये इसकी संरचना है पॉलीस्टाइरीन की। हम जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, इसको स्टाइरीन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये बॉन्ड आपस में खुल गए हैं, इनका पॉलीमराइजेशन हो गया और क्या बन गया, PS यानी कि पॉलीस्टाइरीन। इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में, वस्तुओं को लपेटने के लिए, रैपिंग में मतलब खिलौने बनाने में, रेडियो और टेलीविजन की कैबिनेट बनाने में किया जाता है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर यही बंध टूट जाएगा और जब इसकी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, जिसका उपयोग बरसातियों को बनाने में, बैग बनाने में और फर्श और पाइप बनाने में किया जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसके जो मोनोमर्स हैं वो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बन जाते हैं, जिससे ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में इसको काम में लेते हैं, जिसको मेलामीन हमने कहा था। ग्लिप्टेल, इसमें मोनोमर यूनिट एक तो एथाइलिन ग्लाइकोल है और साथ में थैलिक अम्ल है। एथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल, ये ग्लिप्टेल की संरचना है। इसको भी आप लिख कर देख लीजिएगा। देखो ये ना, ये यहाँ पर H था, ग्लाइकोल का H, तो HOCH2CH2OH, ये ग्लाइकोल था और ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर 2 COOH ग्रुप लगे रहते हैं, तो आपस में ये इसका COOH का OH, इसका H, ये आपस में निकला और इससे पॉलीमराइजेशन हो गया, तो ये बन गया ग्लिप्टेल। इसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। 1 डायमेंशनल बनेगा तो नोवेलेक कहलाएगा और 3 डायमेंशनल बनेगा तो ये बेकेलाइट कहलाता है। इसका उपयोग कंघों बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विचेज बनाने में, बर्तनों को हैंडल बनाने में, कंप्यूटर की डिस्क बनाने में किया जाता है। तो ये सब वो पॉलीमर्स हैं जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं और इनके उपयोग हमने देखे। अब आपको ये करना है, इसकी मोनोमर यूनिट, अगर पॉलीमर है तो वो मोनोमर यूनिट पूछ लेंगे एग्जाम में, और यदि मोनोमर यूनिट देंगे तो इससे पूछेंगे कौन सा पॉलीमर बनता है, या ये जो पॉलीमर है उसकी संरचना क्या है, या ये जो मोनोमर्स है वो कौन सा पॉलीमर बनाते हैं उसकी संरचना लिखिए। और या पूछ सकते हैं वो कि इनके उपयोग क्या है, या ऐसे पूछे कि इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में जो पॉलीमर काम आता है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप कहोगे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। इस जो सारणी में दिए गए हैं उनके आप मोनोमर यूनिट के हिसाब से भी याद करें, पॉलीमर के हिसाब से भी याद करें और उसकी संरचना और उपयोगों के हिसाब से भी उनको याद कर लीजिए। तो हमने इस वाली क्लास में तो ये सीखा था कि मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या है, फिर हमने रबर के बारे में जाना, प्राकृतिक रबर किस प्रकार से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, और हमने ये जाना कि किस प्रकार से कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनाए जाते हैं। तो इस पॉलीमर के पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा पॉलीमर किसे कहते हैं, मोनोमर यूनिट क्या है, एकलक इकाइयाँ किसे कहते हैं, ये रिपीटिंग यूनिट भी कहलाती हैं, ये मिलकर पॉलीमर बनाती हैं। फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना या वर्गीकरण के बारे में जाना, ये किन किन आधार पर
पॉलीमर का या बहुलकों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद फिर हमने दूसरी क्लास में जाना था कि किन किन क्रियाविधि के द्वारा बहुलकों का निर्माण हो सकता है। तो हमने देखा था कि या तो आयनिक क्रियाविधि के द्वारा हो सकता है या मुक्तमूलक क्रियाविधि के द्वारा हो सकता है। और उस मुक्तमूलक क्रियाविधि में हमने देखा था कि 3 प्रकार के पद थे: श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, श्रृंखला को सतत बनाए रखने वाला पद और श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद। फिर हमने सीखा था कुछ एडिशन पॉलीमर के बारे में कि एडिशन पॉलीमर्स किस प्रकार से बनते हैं। और फिर हमने सीखा कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में कि 4 प्रकार के कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकते हैं, या तो वो पॉलीएस्टर हो सकते हैं, या पॉलीअमाइड हो सकते हैं, या वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो सकते हैं, या वो हम कह सकते हैं वो बेकेलाइट के रूप में, जिसको हमने देखा था। फिर हमने ये सीखा रबर किस प्रकार से प्राप्त होता है, या संश्लेषित रबर किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं एकलक जिनसे कि संश्लेषित रबरों का निर्माण किया जा सकता है। रबर के वल्कनीकरण के बारे में हमने जाना कि जब सल्फर के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फर एक तिर्यक बंध के रूप में जुड़ जाती है, जिससे इसकी एब्रेसिव स्ट्रेंथ या अपघर्षण क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे पॉलीमर के बारे में जाना जिसकी ओर अब वैज्ञानिकों का ध्यान जाने लगा है, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो जैव निम्नीकृत हो जाते हैं, उनको अब अधिक मात्रा में बनाया जा रहा है। क्योंकि पॉलीमर उपयोगी बहुत हैं, लेकिन मुश्किल क्या था कि इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता। ये बहुत समय तक प्रकृति में पड़े रहते हैं और ये पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो वैज्ञानिक कुछ ऐसे पॉलीमर बना रहे हैं जिनका जैव निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। इसके बाद हमने कुछ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में जाना। तो मुझे अब उम्मीद है कि ये पॉलीमर चैप्टर को आपने बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।